आप सभी का सादर अभिवादन। आज हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध। ये कक्षा 10वीं का है। तो प्रथम विश्व युद्ध को जानने से पहले आप ये जानिए कि युद्ध क्या होता है। युद्ध कहने से ही मन में ये दृश्य उभर कर सामने आ जाता है दिमाग में कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, दो सेनाएं होती है। युद्ध में लड़ने वाले लोग पुरुष ही होते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर तीर धनुष ये सब से लैस होकर के युद्ध करने के लिए आते हैं। जो विजयी सेना होती है ये पराजित सेना के लोग को लूटते हैं। यहाँ के गहना जेवर जमीन जायदाद महिला बच्चा सबको उठा करके ले जाते हैं और अपनी सेवा करने के लिए रखते हैं। तो मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए थे, जिससे बंदूक है, तोप है और बारूद है। अब उसके बाद इसी बीच में क्या होती है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है। ब्रिटेन में शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व जो है इतना ताकतवर हो जाता है कि अब तरह तरह के आधुनिक हथियार जो है बनने शुरू हो जाते हैं, जिसमें है स्वचालित मशीन है, मोटर गाड़ियां है, रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग है, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बी है, युद्धपोत है। तो अब युद्ध में इन सब सामानों का प्रयोग होने लगता है। तो पहले का युद्ध और अब के युद्ध की तस्वीर ही क्या हो गई है, बदल गई है। पहले की युद्ध की तस्वीर हम वर्णन किए और अब के युद्ध की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते हैं या विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? इस युद्ध को विश्व युद्ध कहने का एक कारण ये है कि इस युद्ध में स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो यूरोप के सभी देश इसमें शामिल थे। उस समय तो अधिकांश देश क्या थे, गुलाम थे, सब यूरोपीय देश के गुलाम थे। तो ये लोग भी एक तरह से यूरोपीय देश का साथ ही दिए थे। तो स्विट्जरलैंड को छोड़ करके सभी देश इस युद्ध में शामिल हुए थे, इसलिए इसको विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है, अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका भी 1917 में इस युद्ध में शामिल हो जाता है। तो इस युद्ध में अब सीधा सीधा दो महाद्वीपों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर जितने भी विश्व के देश हैं ये सब इस युद्ध में कूद पड़ते हैं और भारत से भी लाखों की संख्या में ब्रिटेन के सैनिक ब्रिटेन के पक्ष में भारत के लोग या भारत में जो सेना में शामिल थे लोग ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध करने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। तो इस युद्ध का प्रभाव सीधा सीधा पूरे विश्व पर पड़ता है, इसीलिए इसको विश्व युद्ध कहा जाता है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है एक छोटी सी घटना से होती है। ये छोटी सी घटना क्या है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी एक राज्य है, उसकी नज़र अपना पड़ोसी देश जो छोटा सा है सर्बिया पर थी और जिसको क्या है वो अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो इससे सर्बिया के जो राष्ट्रवादी लोग थे ये ऑस्ट्रिया हंगरी के क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, उनके विरोध में वो हो जाते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं और ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि उन पर हमला ना कर सके। अब इसी बीच क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार जिसका नाम है आर्कड्यूस, ये अपनी पत्नी के साथ घूमने आया रहता है सार्जेओ नामक जगह पर और यहीं पर सर्बियाई एक राष्ट्रवादी युवक जो सर्बियाई था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो सर्बिया को हड़पने की नीति थी उससे नाराज़ था और उसी नाराज़गी में वो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर देता है। अब इसी बीच में जब हत्या का समाचार ऑस्ट्रिया के पास पहुंचता है तो ऑस्ट्रिया बदला लेने के लिए सर्बिया पर आक्रमण कर देता है। अब इसमें क्या होता है, सर्बिया को मदद देने का आश्वासन दिया रहता है रूस। तो जब सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रिया आक्रमण करता है तो सर्बिया की मदद के लिए रूस आगे आ जाता है और इसी बीच फिर
रूस रूस ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए फिर कौन आता है? जर्मनी आ जाता है। यानी सर्बिया की मदद करने के लिए रूस, ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए जर्मनी, और देखते देखते ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब युद्ध में शामिल होते चले आते हैं। तो यहाँ एक सवाल ये होता है कि इतने सारे देश इस युद्ध में क्यों शामिल होते हैं? तो इस युद्ध में इतने सारे देश का शामिल होने का कौन कौन सा कारण हो सकता है? तो सबसे पहला जो कारण है ये है राज्यों की बदलती ज़रूरतें और उनकी महत्वाकांक्षाएं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है औद्योगिकरण। जिस प्रकार हम पिछले इसमें पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाते हैं। इन कारखानाओं को चलाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, और कच्चा माल ही अपने देश में उत्खनन करने के बाद दूसरे देशों की ओर रुख करते हैं, खोज करते हैं, जिसको हम खोजी यात्रा के नाम से जानते हैं। और इसी खोजी यात्रा के कारण ये क्या करते हैं, जिन देशों को कमज़ोर देखते हैं वहाँ पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। पहला व्यापारिक के इसमें से आते हैं, व्यापारिक बहाने से आते हैं। उसके बाद व्यापार करने के उद्देश्य से आने के बाद धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को समझते हैं, फिर राजनीतिक रूप से कब्जा कर लेते हैं, और राजा महाराजाओं को, जो समय जैसे भारत में राजा महाराजाओं का ज़माना था, तो उनको एक एक करके हराते चले जाते हैं, राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे समाज के रीति रिवाजों पर भी इनका कब्जा हो जाता है। और इसी क्रम में ये किसी देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गुलाम बना करके रखते चले जाते हैं, और यही कहलाया उपनिवेशवाद। तो ये उपनिवेशवाद उस समय क्या है, ब्रिटेन एक क्षेत्र, उसका ब्रिटिश साम्राज्य था। इसके बारे में कहा जाता है ना कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता। यानी ब्रिटेन का साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि एक जगह जहाँ दिन रहता था तो दूसरी जगह रात रहता है, वहाँ पर भी ब्रिटेन का राज्य फैला हुआ था। तो ब्रिटेन के बाद विश्व के जो और अन्य देश हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, इटली है, रूस है, ये भी कोशिश कर रहे थे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। और इसके लिए क्या थी, इनको उपनिवेश की ज़रूरत थी, और इसी उपनिवेश के कारण ही ये सभी देशों में क्या होता है, टकराव होता है, और इसी टकराव का नतीजा होता है विश्व युद्ध। यानी हर देश ये चाहता है, जो यूरोपीय देश है खासकर, इनके मन में ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश को गुलाम बना करके रखूं, और यही उपनिवेश बनाने की चाहत विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। इसमें ब्रिटेन या अन्य किसी कमज़ोर देश से क्या है, इसके इलाके को अब ये लोग छीनने का प्रयास करते हैं। छीना झपटी शुरू हो जाता है कि हम इस देश को गुलाम बनाएंगे, तो हम इस देश को गुलाम बनाएंगे, हम इस देश को गुलाम बनाएंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उभरता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये लोग क्या है, जर्मनी की महत्वाकांक्षा जो है बहुत ज़्यादा रहती है, और यही 1917 में फ्रांस को युद्ध में हरा करके अल्सास लॉरेंस प्रदेश को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद पोलैंड की ज़मीन पर भी अपना अधिकार जमा रखा था, और वह अब अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहता था। उपनिवेशवाद की नीति अपनाना चाहता था जर्मनी। यानी ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए जर्मनी अब अपने क्षेत्र को विस्तार करने के पक्ष में था। और इसी बीच में और सभी देशों का हाल भी लगभग यही रहता है। फ्रांस है, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली, ये सब देश अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, और किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र को और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। अब अभी तक क्या है, ब्रिटेन का ही हर जगह एकाधिकार था। समुद्री रास्तों में भी, समुद्रों पर भी ब्रिटेन का ही एकाधिकार था, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक टोक नियंत्रण चलते रहता था। ब्रिटेन को कोई रोकने वाला नहीं था। जर्मनी क्या किया, ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता था, और वे जहाज़ों को बेरोक टोक समुद्रों पर आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। मतलब अपने जहाज़ों पर, समुद्री जो रास्ता है, समुद्री मार्ग, वहाँ पर ब्रिटेन का एक अधिकार था।
अब जर्मनी ब्रिटेन को चुनौती देता है और अपने जहाज को भी समुद्री मार्गों पर बेरोक टोक आने जाने के लिए वो स्वतंत्रता चाहता था। तो जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे। ना, जर्मनी के पास केवल उत्तरी सागर का बंदरगाह था और बाकी अन्य जगहों पर ब्रिटेन का ही एक छत्र राज्य था, जिसमें अटलांटिक सागर है, भूमध्य सागर है, हिंद महासागर है, ये सब पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो अब जर्मनी चाहता था कि इन क्षेत्रों पर मेरा भी एक अधिकार हो या मेरा भी अधिकार हो, और स्वाभाविक था कि उसका टकराव किससे होगा? ब्रिटेन से होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर ब्रिटेन का एकाधिकार था। इसलिए जर्मनी ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था, जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। यानी धीरे धीरे यहाँ पर हर देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा था। और इसी बीच में कई जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जिसमें सबसे पहला संधि हुआ त्रिदेशीय संधि। ये 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच ये संधि हुई थी। 3 देश से संधि हुए थे। तीनों जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, लेकिन इटली बाद में इस संधि से अलग होकर के विरोधी दल को साथ देता है। तो ये संधि में कौन कौन से शामिल देश थे, इसको याद करिए। त्रिदेशीय संधि 1882 में थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच। इसके विरोध में हुआ था त्रिदेशीय समझौता, और ये त्रिदेशीय समझौता हुआ था ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। ये 1907 में इन्होंने इसके विरुद्ध, त्रिदेशीय संधि के विरुद्ध में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिल करके एक समझौता किया था। तो अब विश्व में क्या है, सैनिक संधि समझौता भी होना शुरू हो जाता है। तो 2 गुट बढ़ जाता है, एक त्रिदेशीय संधि में शामिल जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और दूसरा जो है ब्रिटेन, रूस और फ्रांस त्रिदेशीय समझौता। तो जब विश्व युद्ध शुरू होता है तो इन्हीं देशों से शुरू होता है। जैसे हम पढ़े हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी ये त्रिदेशीय संधि में शामिल था, यहीं के राजकुमार की हत्या कर देता है सर्बिया का युवक। सर्बिया रूस के प्रभाव में था, जो दूसरा गुट में शामिल था, तो सर्बिया को मदद देने के लिए रूस आता है। उधर फिर ऑस्ट्रिया हंगरी को मदद देने के लिए जर्मनी आता है। इटली जो है ये इस संधि में तो भले ही इनके साथ रहता है, लेकिन युद्ध में रूस ब्रिटेन का साथ देता है, यहाँ से अलग हो जाता है। और धीरे धीरे फिर अमेरिका भी अंत में 1917 में इस युद्ध में शामिल हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के माहौल, परिस्थिति ऐसा बनता है कि विश्व का 2-4 देश को छोड़ दिया, जैसे स्विट्जरलैंड है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी देश इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं, और इसीलिए इसको विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगले इसमें हम पढ़ेंगे वीडियो में अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद कैसे विश्व युद्ध को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अभी जो हम पढ़े हैं वो है औद्योगिकरण या उपनिवेशवाद विश्व युद्ध को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण। दूसरे कारण में हम पढ़ेंगे अति राष्ट्रवाद भावनाएं और सैन्यवाद कैसे विश्व युद्ध को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है। तब तक के लिए नमस्कार।